हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरू करेंगे अपनी वोकेबलरी की क्लास को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी ईपीएफओ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ईओ एओ का एग्जाम, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की, इवन आप सीडीएस या बोल सकते हैं अगर आप डिफेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो वो हमें इंपॉर्टेंस बताने का भी काम कर देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सेकंड, कई बार आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, और इवन सेम क्वेश्चन नहीं होता तो भी जो ऑप्शंस यूज किए जाते हैं उन्हीं को यूज करते हुए नेक्स्ट या फिर हम बोल सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको अच्छे से पढ़ें, समझें और एनालाइज करें। तो आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस पेपर फर्स्ट जो 2025 में हुआ था, हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए थे जो कि इस बार नया पूछा गया था, तो उसको भी यहाँ पर समझेंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है इसका। इन दिस सेक्शन एंड अंडरलाइन वर्ड हैज बीन यूज्ड वेरियसली इन 3 सेंटेंसेस S1 S2 S3। तो आप देखेंगे 3 सेंटेंस आपको गिवन है और तीनों में ये वर्ड यूज किया गया है यूनिफॉर्म। You are required to determine in how many sentences has to word been used correctly। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आपको बताना है कि ये जो वर्ड यहाँ पे हमने तीनों सेंटेंस में यूज किया गया है, क्या इसका जो मीनिंग है वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, कहाँ कहाँ पे इसको करेक्टली यूज किया गया, आपको वो चीज बतानी है। एंड मार्क योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन ए, बी और सी, और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मार्क करना है कि सिर्फ एक सेंटेंस में इसका सही है या सिर्फ 2 सेंटेंस में इसका करेक्ट मीनिंग यूज किया गया है या तीनों सेंटेंस में यूज किया गया है, और अगर नहीं है तो फिर आप नन लगाएंगे। इफ द वर्ड हैज नॉट बीन करेक्टली यूज्ड इन एनी और मोर ऑफ द गिवन सेंटेंसेस मार्क योर रिस्पॉन्स एज डी। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, डी को मार्क करेंगे। तो समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द क्यूनिफॉर्म पैटर्न इन द आर्क ऑफ द टेम्पल गिव देम अ ग्रैंड अपीयरेंस। तो आप देखेंगे जो वर्ड यूज किया गया है क्यूनिफॉर्म, पहले तो हमें इसी का मीनिंग समझना पड़ेगा कि क्यूनिफॉर्म का एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है। अगर बात करें क्यूनिफॉर्म की तो आप देखेंगे कि ये एक एंशियंट राइटिंग पैटर्न है, ये एंशियंट राइटिंग सिस्टम है जो कि पुराने मेसोपोटामिया के टाइम पे यूज किया जाता था, वहीं से ओरिजिनेटेड हुआ था बेसिकली ये जो भी लिखने का पैटर्न है ये। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये एक एंशियंट राइटिंग सिस्टम है जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट को आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। द क्यूनिफॉर्म पैटर्न इन द आर्क ऑफ द टेम्पल गिव देम अ ग्रैंड अपीयरेंस। देखिए किसी भी चीज की, टेम्पल की या किसी भी चीज की अपीयरेंस की अगर हम बात करें कि वो कितना भव्य है, ये आपको दिखाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चरल जो पैटर्न होते हैं उनको यूज किया जाता है। उसकी वजह से मंदिर या कोई भी चीज क्या होता है, काफी भव्य होते हैं। तो इस प्रोस्पेक्टिव से तो याद रखना है कि यहाँ पर जो भव्यता का प्रेजेंस होता है वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जबकि यहाँ पर क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एंशियंट राइटिंग पैटर्न होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। बट क्योंकि हम जानते हैं हम लोगों की भी जो टेम्पल्स होते हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो गीता की जो श्लोक्स वगैरह होते हैं या और इम्पोर्टेंट जो चीजें होती हैं वो क्या होते हैं, स्क्रिप्ट करवाए जाते हैं या मंदिर के ऊपर लिखे जाते हैं, जिससे उसकी खूबसूरती और अच्छी हो जाती है और साथ में एक अच्छा सा मैसेज भी मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस वाले में भी हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट बिल्कुल कन्फर्मली नहीं कह सकते, तो ट्रू ही मानते हैं हम इस केस में इसको। बाकी जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि इसको गलत माना जा रहा है कि ट्रू माना जा रहा है, क्योंकि हम उस जो भी स्क्रिप्ट लिखवा देते हैं टेम्पल के ऊपर, आप देखेंगे उसकी वजह से भी किसी की भी या मंदिर की अपीयरेंस क्या हो जाती है, काफ़ी भव्य लगने लगती है। तो यहाँ पे भी कहने का मतलब यही है कि जो ये यूनिफॉर्म पैटर्न है जो आर्क पे टेम्पल के बनाई गई है वो क्या दे रही है, उसको एक ग्रैंड अपीयरेंस दे रही है, एक भव्य अपीयरेंस उसका दिखा रही है। तो यस, ये बात काफ़ी हद तक सही है कि हाँ वो उसकी खूबसूरती को बढ़ाने का भी काम करता है। बट दोनों चीज़ में डिफरेंस है, ये बात आप याद रखना कि ये यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स राइटिंग पैटर्न है, और वैसे
यहाँ पर इनडायरेक्टली पर आर्किटेक्चरल पैटर्न की बात करने की कोशिश की जा रही थी, पर क्योंकि इसकी वजह से भी उसका अपीयरेंस अच्छा हो जाता है तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं। बट कंफर्म आप इस चीज को तब सही मानना जब आपके उसमें बताया जाएगा आंसर शीट में। स्टेटमेंट सेकंड है, वो कह रहा है क्यूनिफॉर्म लिटरली मीन्स वेक शेप एंड इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन क्ले। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। जो क्यूनिफॉर्म पैटर्न होता है ये मैंने बता दी कि एंशियंट राइटिंग सिस्टम होता है जो कि मेसोपोटामिया से ओरिजिनेट हुआ था, जिसको आज के टाइम पे इराक में बोला जाता है, मतलब इराक में है करंटली, वहां से इसका ओरिजिनेट हुआ था। और इसका जो शेप यहाँ पे यूज किया जाता है ना वर्ड का, वो वेज शेप होता है। वेज शेप हम बोलते हैं कोई भी चीज अगर वी शेप में है, या हम बोल सकते हैं त्रिकोणा शेप में है, त्रिकोण शेप में होता है, या पत्तियों के शेप में होता है, दैट मीन्स कहने का मतलब है वी शेप में आप देखेंगे एक साइड चोंच जैसी निकली रहती है, इस तरीके का जो भी पैटर्न होता है ना उसको वेज शेप्ड बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। इसके अलावा इसको राइटिंग ऑन क्ले, तो यस, इसको क्ले पे लिखने के लिए यूज किया जाता है। क्ले से मतलब ज्यादातर इस पैटर्न को क्ले में लिखा जाता है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। आप देखेंगे ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं चारों डायग्राम के अंदर, इसे ही हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म पैटर्न, यही है जो आप देखेंगे वेज शेप में हम कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आप इस पिक्चर में देखेंगे कि त्रिकोण का यूज किया गया। आप देखेंगे ये जो पैटर्न है ये भी त्रिकोण के शेप में है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो त्रिकोण, तो ज्यादातर ये त्रिकोणीय पैटर्न में होता है, दैट्स वाई इसको वेज शेप बोला जाता है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। और यही यूनिफॉर्म पैटर्न है जो बताए कि एंशियंट टाइम पे यूज किया जाता था मेसोपोटामिया के अंदर। ठीक है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो करेक्टली क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म शेप जियोग्राफिकल फीचर्स अक्रॉस द डेजर्ट बियर द मार्क ऑफ विगोरियस विंड इरोजन। तो अभी हमने जैसे बात किया कि यूनिफॉर्म क्या है, एक एंशियंट राइटिंग पैटर्न है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म शेप्ड है। जियोग्राफिकल फीचर को क्या ये शेप करता है, बिल्कुल नहीं, ये कोई भी जियोग्राफिकल पैटर्न नहीं है और ना ही कोई जियोग्राफिकल सिस्टम या बोल सकते हैं फीचर को बताता है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये वाला तो गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट को हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है, हालांकि फर्स्ट वाले में मेरे को थोड़ा डाउट है कि इसको वैसे देखा जाए तो दोनों ही सेंस यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि एक आर्कियोलॉजिकल पैटर्न और एक यूनिफॉर्म पैटर्न दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, बट यस अपीयरेंस को अच्छा करता है, ये बात भी ट्रू है। तो ये वाला थोड़ा डाउट में है, बट मैं इसको अभी ट्रू मान के ही चल रही हूँ। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ऑप्शन बी आपको, आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा एक एरर और भी है इसके अंदर, इस वाले जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एरर है, और आई गेस कि ये जो एरर है ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म पैटर्न ये सिंगुलर है, जबकि यहाँ पर ये जो यूज किया गया है गिव, ये प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, तो ये गलत है, यहाँ पर गिव्स होना चाहिए था। अब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस ये गलती से हुआ है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कहाँ पर इसको करेक्टली यूज किया गया है, सेंस बताना है। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ही डिस्प्लेड रियल हड्सपा। जो इसका प्रोनाउंसिएशन है ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। हम जानते हैं CH जो होता है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, तो इसको हम H से या तो प्रोनाउंस करते हैं या तो हेड से प्रोनाउंस करते हैं, तो आप इसे दोनों कह सकते हैं। इस वाले के प्रोनाउंसिएशन की बात करो तो ये क्या है, हर्ड स्पा। इसको आप पढ़ेंगे प्रोनाउंस करेंगे तो इसको हर्ड स्पा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ही डिस्प्लेड रियल हर्ड स्पा वाइल फेसिंग द बेलिजरेंट ऑपोजिशन ऑल बाय हिमसेल्फ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हर्डस्पा, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। हर्डस्पा का मतलब क्या होता है, ये क्वालिटी दिखाता है किसी के अंदर क्वालिटी है, अगर ऑडासिटी की, सेल्फ कंट्रोल की, इम्प्यूडेंस की, उसको दिखाने के लिए या बोल सकते हैं साहस को दिखाने के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ ऑडासिटी, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ कंट्रोल, या फिर इसे बोल सकते हैं कि इम्प्यूडेंस।
तो याद रखना है कि हर्ट्जपा जो हम यूज करते हैं क्वालिटी ऑफ ऑडेसिटी हो, सेल्फ कंट्रोल हो, इम्प्रूडेंस हो, साहस हो, उसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ेंगे। ही डिस्प्लेड रियल हर्ट्जपा वाइल फेसिंग द बेलिजरेंट अपोजिशन ऑल बाय हिमसेल्फ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यस स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कहा जा रहा है इसने क्या डिस्प्ले किया, रियल हर्ट्जपा, यानी कि अपने साहस को, अपनी ऑडेसिटी को। कब? जब ये फेस कर रहा था बहुत ही ज्यादा बेलिजरेंट अपोजिशन ऑल बाय हिमसेल्फ, कि सब मिलके एक साथ इसको क्या कर रहे थे, किसी चीज के लिए अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये उनके सामने क्या था, काफी ऑडेसिटी के साथ और बोल सकते हैं सेल्फ कंट्रोल के साथ वहां पर खड़ा होकर उन सबका क्या कर रहा था, अपोजिशन को झेल रहा था, या बोल सकते हैं उनको अपोज करते हुए इसने अपनी बात को रखा। तो यस, यहाँ पे पूरा साहस ऑडेसिटी दिखाया गया है, तो इसका मीनिंग एग्जैक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया, द लॉयर डिस्प्लेड रेयर हर्ट्जपा इन प्रेजेंटिंग टेक्टोनिक एविडेंस इन कोर्ट दैट चेंज द ट्रैक ऑफ द केस एंटायरली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इम्पैक्टफुल एक्शन दिखाया जा रहा है, जो किसके द्वारा किया गया है, लॉयर के द्वारा। द लॉयर डिस्प्ले रेयर हर्ट्जपा, इसने यहाँ पर अपनी रेयर हर्ट्जपा, या बोल सकते हैं अपना रेयर साहस दिखाया, किस चीज में, जो टेक्टोनिक एविडेंस थे उसको प्रोवाइड करने में। जाहिर सी बात है कि कोई और उस चीज को नहीं डिस्प्ले कर पाया, इसने ही पूरा साहस, या बोल सकते हैं कि पूरे एफर्ट लगा के, या पूरा इम्पैक्टफुल अपना एक्शन करके इसने ही क्या किया है, वो साहस को दिखाया, ऑडेसिटी दिखाया, डेयरिंग दिखाया। तो उस चीज को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है इन द कोर्ट, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो केस है उसका ट्रैक ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, ट्रू माना जाएगा। थर्ड वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहा गया, ही रेन विद हर्ट्जपा टू सिक्योर फर्स्ट प्राइज एट द अवार्ड सेरेमनी। तो वो पूरी हिम्मत से भागा ताकि वो फर्स्ट प्राइज को क्या करे, सिक्योर कर सके। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट प्राइज, या फिर यहाँ पर जो भी बात की जा रही है, यहाँ पर फिजिकल एफर्ट्स की बात की जा रही है, फिजिकल एफर्ट्स। और फिजिकल एफर्ट दिखाने के लिए साहस की जरूरत नहीं होती, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं फिजिकल एफर्ट, या इसका जो पूरी इसने जो एक डिटर्मिनेशन को शो करता है, ये जो स्टेटमेंट है कि उसने अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ क्या है, भागा, जिसकी वजह से उसने क्या है, फर्स्ट प्राइज को सिक्योर करने के लिए भागा वो पूरी तरह। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन शो किया जाता है, फिजिकल एफर्ट शो किया जाता है। यहाँ पे हर्ट्जपा की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हिम्मत या उसकी ऑडेसिटी नहीं दिखाई जा रही। ठीक है, तो इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर भी आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए थे, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको करेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है इस वर्ड का मीनिंग, वो चीज आपको बतानी है। तो पढ़ते हैं इसको भी। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें कह रहा है, इट वॉज quotidian on account of the courtier to take great pain to maintain the dignity of the allying monarch। तो यहाँ पे कहा गया है, पहले तो कोटेडियन का मीनिंग समझते हैं। कोटेडियन का मतलब क्या होता है, कोटेडियन का मतलब होता है डेली बेसिस के जो काम होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी एक्टिविटी जो एवरीडे हो रही है, रूटीन वर्क हो रहा है, उसको दिखाने के लिए हम करते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जो बार बार अकर होती है, उस चीज की अकरेंस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड को कोटेडियन। तो कह सकते हैं जो चीज अकरिंग एवरीडे है, या बोल सकते हैं जो रूटीन होता है उसके लिए यूज किया जाता है, या इसे ही हम बोल सकते हैं डेली ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी चीजों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पेशल नहीं है, जो डेली बेसिस पे होता है, कहने का मतलब वो है। इट वॉज quotidian ऑन अकाउंट ऑफ द courtier टू टेक ग्रेट पेन्स टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द अलाइन मोनार्क। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो कोटेडियन है, या जो बोल सकते हैं कोटेडियन ऑन अकाउंट ऑफ, जो भी कोर्टियर होते हैं, यानी कि जो भी बोल सकते हैं, जो हम बोलते हैं जो उसमें बैठते हैं, सभा में जो लोग बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ग्रेट पेन
टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द अलाइन मोनार्क, अपने मोनार्क की डिग्निटी को बचाने के लिए ग्रेट पेन को क्या करते हैं, झेलते हैं। तो क्या ये डेली बेसिस का काम होता है, क्या डेली बेसिस पे उसकी डिग्निटी पे सवाल उठ रहा है और डेली बेसिस पे उनको इतना पेन झेलना पड़ रहा है? नहीं, हम जानते हैं कि ग्रेट पेन हर कोई तो नहीं झेलेगा, कुछ ही लोग होंगे जो झेलेंगे। इसके अलावा डेली बेसिस पे सबको ग्रेट पेन तो नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ऐसा एक्शन है जो नॉर्मली होने वाला नहीं है, कभी कभी होने वाला, या हम बोल सकते हैं एक आध बार होने वाला, यानी कि अक्रेंस इसका बार बार नहीं होता। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो कोटेडियन गलत यूज किया गया है इस वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। यस, कोटेडियर टू टेक ग्रेट पेन्स टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द अलाइन मोनार्क। तो यहाँ पर जो मोनार्क की डिग्निटी को बचाने के लिए जो ग्रेट पेन झेला जाता है वो रोज का नहीं है, वो कभी कभी का है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है, द रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ द हाईएस्ट जुडिशरी और कोटेडियन प्रिंसिपल ऑन विच रेस्ट द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। स्टेटमेंट में कहा गया है रूल ऑफ कंडक्ट जो होता है ऑफ द हाईएस्ट जुडिशरी, जो सबसे बड़ी जुडिशरी है, आर कोटेडियन प्रिंसिपल, वो क्या है, कोटेडियन प्रिंसिपल्स है। कंडक्ट ऑफ रूल या रूल ऑफ कंडक्ट हम बोल सकते हैं। ऑन विच रेस्ट वेरी फाउंडेशनल ऑफ जुडिशरी और डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, जो कि हम जानते हैं वो क्या होता है, फाउंडेशन और सिग्निफिकेंट होता है। किसके लिए? कभी भी रूल ऑफ कंडक्ट करने के लिए जो हम बेसिक फाउंडेशन मानते हैं वो जस्टिस और डेमोक्रेसी है, जो कि बेसिक है, इसको रखना जरूरी होता है। अगर आप किसी को भी बोल सकते हैं कि जस्टिस देना चाहते हैं तो उसके लिए तो याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और डेमोक्रेसी क्या होता है, एक फंडामेंटल और बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। किसके लिए? रूल ऑफ कंडक्ट के लिए, या हम बोल सकते हैं देश को चलाने के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है कैसा, एक ऑर्डिनरी एक्शन की तरह। तो जस्टिस और डेमोक्रेसी जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है वो कोई कोटेडियन नहीं है, वो कैसा है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, ना कि ऑर्डिनरी है, ट्राइबल है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये गलत ही यूज़ किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो वेरी फाउंडेशन है वो जस्टिस और क्या है, डेमोक्रेसी है। ये कोई डेली बेसिस का काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिज कोटेडियन लाइफ इज कंट्ररी टू व्हाट पीपल थिंक रेदर अनएक्साइटिंग। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। हिज कोटेडियन लाइफ, कोटेडियन मतलब डेली बेसिस का या रूटीन वाली जो ऑर्डिनरी लाइफ चल रही है, कंट्ररी टू व्हाट पीपल थिंक, उसके बारे में लोग जो सोचते हैं, रेदर अनएक्साइटिंग, कि वो क्या है, अनएक्साइटिंग है। तो यस, ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पे डेली बेसिस की बात ही हो रही है, ऑर्डिनरी लाइफ की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप देखेंगे जहाँ पे करेक्ट वर्ड यूज किया गया है, करेक्ट यूज किया गया है, वहां पे हमें बताना है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है, द मॉर्बिड स्टेट ऑफ द डिकेइंग कॉलोनी डिप्रेस्ड एवरीवन। तो जो मॉर्बिड है, मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोल देते हैं डाइंग स्टेट, उसके लिए यूज किया जाता है। तो कोई चीज अगर डाइंग स्टेट में है, डाइंग स्टेट, या ऐसे ही बोल सकते हैं नियर डेथ, मौत के जो बहुत करीब हो जाए, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या जिसके अंदर से हम बोल सकते हैं विग्योर और वाइटेलिटी ख़त्म हो जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। स्टेट ऑफ डीके में कोई चीज़ पहुंच जाती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो कोई चीज़ जब बिल्कुल ख़त्म होने लग जाए या मौत के बिल्कुल करीब आ जाए, उसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में, द मॉर्बिड स्टेट, यानी कि जो डाइंग स्टेट होता है, ऑफ द डिकिंग कॉलोनी, डिकिंग मतलब जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, वो डिप्रेस्ड एवरीवन, वो सबको क्या कर देती है, डिप्रेस्ड कर देती है। तो यस, काफ़ी हद तक ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। मॉर्बिड स्टेट का मतलब डाइंग स्टेट में कोई चीज़ है जो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिकेइंग कॉलोनी, मतलब वो पूरी कॉलोनी क्या होती जा रही है, डिके होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। डिप्रेस्ड एवरीवन, वो बाकी लोगों को भी क्या कर देती है, डिप्रेस्ड कर देती है। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट में बोला गया है, द
strength of the collective remain morbid despite attempt at scuttling unity. स्क्यूटलिंग यूनिटी। तो यहाँ पर बोला गया है द स्ट्रेंथ ऑफ द कलेक्टिव, जो सबका मिलके स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, मॉर्बिड हो जाता है, खत्म हो जाता है, या खत्म हो जाता है, मर जाता है। डिस्पाइट अटेम्प्ट एट्स, जिसको बार बार हम क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। कट्टे का मतलब कि सीधा मतलब है कि इकट्ठे होके हम बार बार जो अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं ना, वो उस यूनिटी को भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है, मॉर्बिड कर देता है। तो यस, यहाँ पर भी आप देखेंगे सही बोला जा रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कलेक्टिव रिमेन मॉर्बिड, जो सबका स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाता है, मॉर्बिड हो जाता है। डिस्पाइट, इस बात के बावजूद कि हमने क्या है, पूरी स्क्रंटलिंग यूनिटी के साथ उस चीज को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, फिर भी वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट में बोला गया है ड्राइवन बाय अ कॉमन पर्पस द मॉर्बिड ग्रुप डिसाइड इट वुड प्रिवेलिंग नॉट विद स्टैंड ऑफ द एडवर्सनेस ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में कहने का सेंस है क्योंकि बहुत वीकन और डिक्लाइन स्टेट में चीज़ें होती हैं, इसका मतलब यही है मॉर्बिड का कि जो चीज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन स्टेट में है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्टेट में है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेशन लिया जा रहा है कि फिर भी हम क्या है, एक शेयर्ड गोल के थ्रू ऊपर आएंगे। इस स्टेटमेंट में कहने का सेंस यही बन रहा है कि जो ड्राइवन बाय द कॉमन पर्पस, यानी कि सबका मिलके जो पर्पस है, द मॉर्बिड ग्रुप, मॉर्बिड ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो बहुत वीकन हो चुका है या मृत स्टेट में पहुंच चुका है, डिक्लाइन स्टेट में पहुंच चुका है, उसके बाद भी डिसाइड इट वुड प्रिवेल, कि उसके बाद भी इन्होंने डिसाइड किया कि नॉट विद स्टैंड ऑफ द एडवर्सनेस, जो बुरी चीजें हैं उसके अगेंस्ट, इतनी बुरी होने के बाद भी हम क्या है कि सामने आके फिर से वापस खड़े होंगे, मतलब एक पॉजिटिव सेंस देने का मतलब है। पर बताना यहाँ जो मॉर्बिड यूज किया गया है ये सही यूज किया गया है, क्योंकि मॉर्बिड ग्रुप यहाँ बताया जा रहा है। मॉर्बिड ग्रुप का मतलब जो वीकेंड ग्रुप है, मरा हुआ ग्रुप है, या बोल सकते हैं डिकेइंग स्टेट में ग्रुप है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या है, बस यहाँ पे एक पॉजिटिव मीनिंग देने की कोशिश की है कि इसके बाद इस मतलब कि ऐसे डिक्लाइन या वीकेंड ग्रुप होने के बाद भी ये कैसी है, वापस खुद को सक्सीड करने के लिए खड़े होने का एक डिटर्मिनेशन ले रहे हैं, एक शेयर्ड गोल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया, कहने का सेंस क्या था यहाँ पर। तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आप देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया है द गैंगेटिक प्लेन्स आर ब्लेस्ड विद द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फ्यूकेंडिटी ऑन अकाउंट्स ऑफ इट्स रिच सॉइल। जो वर्ड है फ्यूकेंडिटी, हालांकि पढ़ के भी आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। फ्यूकेंडिटी का मतलब होता है प्रजनन क्षमता जिसको बोल सकते हैं, फर्टिलिटी जिसको बोल सकते हैं, उपजाऊपन जिसको हम बोल सकते हैं, उस चीज को दिखाता है ये। तो फ्यूकेंडिटी का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी बोल सकते हो, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रोलिफिक, या इसे हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी, या इसे बोल सकते हैं फ्रूटफुल होना। तो यानी कि उपजाऊपन की, फर्टिलिटी की मेन बेसिकली बात है यहाँ पर कि जो गैंगेटिक प्लेन्स है, गंगा के आसपास का जो प्लेन एरिया है वो ब्लेस्ड है किस चीज़ से, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट के हिसाब से भी हमें पता है, मतलब हिस्टोरिकली भी हम ये बात जानते हैं कि वहाँ पे क्या है, रिच सॉइल है, जिसकी वजह से क्या है, फर्टिलिटी वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड वाले में बोला जा रहा है द कपल सॉट ब्लेसिंग एट द टेम्पल दैट वॉज टू possess the power to transform childness into fecundity। तो यहाँ पर भी कहने का सेंस सेम है, बट यहाँ पे उपजाऊपन की बात हो रही थी सॉइल की, जबकि यहाँ पे फर्टिलिटी की बात हो रही है, प्रजनन क्षमता की बात हो रही है जो कि इंसानों में होता है उसके लिए। द कपल सॉट ब्लेसिंग, की कपल्स ने क्या है, ब्लेसिंग ली
एट द टेम्पल, उसमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फेमस मानी जाती है, वॉज टू पजेस द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्म चाइल्डलेसनेस टू फ्यूकेंडिटी, की मतलब जिसको हम बोल देते हैं कि एक मतलब ऐसी जगह पे ब्लेसिंगली जहाँ पर जिस मंदिर में क्षमता है या बोल सकते हैं कि पावर है ट्रांसफॉर्म कर देने की, जिनके पास बच्चा नहीं है उनके पास बच्चा हो जाए, इस वाले सेंस में कहने का सेंस है। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट सेकंड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमें इस वर्ड पे फोकस करना है। फ्यूकेंडिटी का मतलब होता ही है प्रजनन क्षमता, चाहे वो सॉइल की बात कर लें चाहे वो पर्सन की बात कर लें। तो यहाँ पर सही है ये। थर्ड वाला स्टेटमेंट है द ग्रास अक्रॉस द पेरियार्स मेड द लैंडस्केप अपीयर particularly fecundity with cattle grazing by the thousand। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही है। यहाँ पर भी किसकी बात की जा रही है, उपजाऊ जमीन की बात की जा रही है, जहाँ पे पर्टिकुलरली गेजिंग करते हैं, यानी कि आके चरने का काम करते हैं एनिमल्स वगैरह, ठीक है, झुंड बोल सकते हो। यहाँ पर भी सही है, तो तीनों ही में ही आप देखेंगे इसका मीनिंग सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। हमने 5 क्वेश्चन ये पूछे गए थे, नया पैटर्न था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि बेसिकली आप देखेंगे क्वेश्चन का सेंस जो है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका नया है। बेसिकली क्वेश्चन तो सेम ही फॉर्म में है कि आपको एक मीनिंग, एक वर्ड दे के पूछा जा रहा है कि कौन से में उसका सिमिलर मीनिंग यूज़ किया गया है। वर्ड नए थे इसलिए थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट भी लगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हुई होंगी। आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।